दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सानवी क्लासेस ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 6 का इतिहास पाठ 4 वैदिक काल का अध्ययन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। प्राय यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। प्रारंभिक जीवन। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। वे कबीलों में रहते थे। आर्य गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे। चारा, पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी वे वही बस जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे बस गए। आर्य सभ्यता का प्रसार। भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सिंधु प्रदेश से होता है। सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य कहाँ से आए, इनको लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य बाहर से आकर यहाँ बसे, जबकि अनेक इतिहासकारों का कहना है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। सप्त सिंधु मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वर्ड, ये वर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सप्त सिंधु मीन्स 7 नदी, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती। ब्रह्मवर्त दिल्ली से के आसपास का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता है। यानी आर्य जब दिल्ली तक बसे थे तो वे ब्रह्मवर्त कहलाते थे। आर्य जब गंगा जमुना का दोआब क्षेत्र में बस गया तो ब्रह्मर्षि कहलाए। आर्यावर्त यानी सप्त सिंधु ब्रह्मर्षि से हिमालय से विंध्याचल तक का क्षेत्र ये आर्यावर्त कहलाया। दक्षिणापथ विंध्याचल पर्वत के दक्षिण ओर का क्षेत्र। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं जिन्हें ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मार्ग हैं जिन्हें मंडल कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। सामवेद में भारतीय संगीत के सप्त स्वर सा, रे, ग, म, प, ध, नि का वर्णन है। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों तथा उसे करने की विधियों का वर्णन है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोने का वर्णन है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पापनाशक ज्योतिपुंज से हमारा उद्धार हो। तुम्हारा आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। गायत्री मंत्र है। वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 कालों में विभाजित किया। ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक। आर्यों के जन आर्य कबीले में रहते थे। इन कबीलों का नाम मुखिया के नाम पर होता था। इन कबीलों को जन कहा जाता था। वेदों में हमें पुरु जन, यदु जन, तुवर्स जन, भरत जन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। जनरक्षक कहा। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है। उन्हें जनरक्षक कहा गया है। एक जन में कई विष होते थे। उनके मुखिया को विषपति कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे। ग्राम के प्रमुख को ग्रामीण कहा जाता था। ग्राम कुल या गृह में विभाजित थे। कुल या गृह के मुखिया को कुलप तथा गृहपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब जन अस्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तब जन जनपद में परिवर्तित हो गए। वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा था। राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना और युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूर्व वंशानुगत हो गया। राजा को व्यापक अधिकार प्राप्त थे। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थीं।
किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। सभा में 70-80 लोग बैठते थे। उनमें से 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे। आसन पर बैठने वाले प्रमुख लोग राजन्य होते थे। राजन्य या तो अपनी उम्र, अनुभव, शक्ति, योगदान के कारण प्रमुख थे अथवा अन्य लोगों की अपेक्षा उसके पास अधिक गाय, घोड़े या रथ होते थे। प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग विश कहलाते थे। सभा में समस्या रखी जाती थी। सभी लोग मिलकर समस्या को सुलझाते थे। राजा का शासन जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था। इस उपहार को बलि कहा जाता था। बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करता था। राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान रखकर शेष जरूरत के हिसाब से लोगों में बांट देता था। इससे राजा या प्रजा के मध्य रिश्ते मजबूत होते थे। युद्ध के बाद सभा। युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी। सभा में जन के राजा जीत में मिली गायों, घोड़ों, रथ, हथियार, आभूषण, दास दासियों को जन के कई लोगों के बीच बांटते थे। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास रखता था। फिर राजन्य और ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता था। कुछ गाय, भेड़ें, बकरियां, अनाज आदि जन के साधारण लोगों को भी दी जाती थी। इससे राज्यों के पास गाय, घोड़े, हथियार, सोना, दास दासियों की संख्या ज़्यादा हो जाती और वे पहले से ज़्यादा ताकतवर बन जाते। धर्म एवं यज्ञ। आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में स्तुति पाठ करते थे, बाद में यज्ञ करने लगे। यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाते थे। यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती थी। यज्ञ में कार्य की सफलता के लिए भेंट और चढ़ावे के साथ साथ देवताओं की प्रसन्नता में वेद के मंत्र गाए जाते थे। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे, जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का सस्वर पाठ करते हुए आग में घी डालते थे। ये मंत्र संस्कृत भाषा में थे। बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए। इन्हें बोल बोल कर याद रखा जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था। बाद में उन्हें लिख दिया गया। आज हम ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातों को जान सकते हैं। वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था। परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य उसका मुखिया होता था, जिसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। प्रारंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे: राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु कठोर नहीं था। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वे ब्राह्मण कहलाए, जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार करते थे वे वैश्य कहे जाते थे। बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण में मिलता है, जिसमें युद्ध में हारे लोग शामिल होते थे। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। अब कार्य रुचि के आधार पर न होकर वंश के आधार पर हो गया। परंतु योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर कोई भी पद प्राप्त नहीं कर सकता। महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थीं। वेदों में हमें लोपा, मुद्रा, घोषा, शची आदि महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। आर्यों के मकान घास, फूस तथा मिट्टी के बने होते थे। आर्य दूध तथा उनसे बने पदार्थ, दही, नवनीत, घृत का प्रयोग करते थे। अन्न में यौ, गोधूम, व्रीहि का प्रयोग करते थे। आश्रम व्यवस्था। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य की थी। इसमें बच्चा आश्रम में होकर शिक्षा पाता था। दूसरी अवस्था गृहस्थ थी। यह अवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित थी। तीसरी और चौथी अवस्थाएं क्रमशः वानप्रस्थ और संन्यास की थी, जिसमें व्यक्ति वन में जाता था और आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता था। आर्यों की भाषा। यह कहना कठिन है कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे। वे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। अब भी वह अपने बदले हुए रूपों में यूरोप, ईरान, भारत में बोली जाती है। यह तथ्य इन भाषाओं के बोलने के ढंग की समानताओं पर आधारित है। बोल के देखिए। पित, पीदर, पाटर, फादर,
मातृ मातर माटर माधव। शिक्षा। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान, शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। पशुपालन। प्रारंभ में आर्य पशुपालक थे। गाय तथा बैल व्यक्ति की संपत्ति माने जाते थे। ये उनकी समृद्धि का प्रतीक थे। गाय का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने में किया जाता था। गाय को पवित्र पशु माना जाता था। वेदों में इसे अघन्या कहा गया है। पणियों। आसपास के किसानों द्वारा गाय चुरा लेने के कारण कई बार युद्ध प्रारंभ हो जाता था और उन्हें दस्यु कहा करते थे। खेतों का महत्व बढ़ा। जनसंख्या वृद्धि के कारण वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि पर ध्यान देने लगे और अब गंगा जमुना के दोआब क्षेत्र में बसने लगे। इन्होंने जंगल काट कर कृषि योग्य भूमि बनाई। कृषि करने के लिए वे हल का प्रयोग करते थे। वे जौ के साथ गेहूँ, धान, दाल आदि उगाने लगे। शिल्प। आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना, घोड़ों से रथ बनाना, लकड़ियों की वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, धातु कर्म का काम करते थे। आर्यों को अयस्क कहते थे। ऋग्वैदिक काल में इन्हें तामा कांसा का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आर्यों को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और नक्षत्रों की गतियों का ज्ञान था। उन्हें ज्यामिति आकृति से परिचित थे। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। जीवन गतिशील था। जीवन अस्थायी हो गया। राजा का पद वंशानुगत नहीं था। राजा का पद वंशानुगत हो गया। वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था विकसित हो गई। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। महाकाव्य रचना। रामायण और महाभारत दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई है। इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन और कार्यों का वर्णन मिलता है। आज भी रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित रामलीला का आयोजन किया जाता है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। इस महाकाव्य में कुरु वंश के कौरवों तथा पांडु वंश के पांडवों की कथा मुख्य रूप से दी गई है। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। वैदिक काल में पूर्व चित्रात्मक लिपि थी। अब ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा। अक्षरों को मिलाकर शब्द और शब्दों को मिलाकर वाक्य बना। ब्राह्मण ग्रंथ। इसकी रचना यज्ञ के विधान और क्रियाओं को समझने के लिए की गई। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ थे। उपनिषद। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या 108 है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। धन्यवाद।